हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में इस समय सॉल्यूशन हो रहा है 2023 के पेपर का, जो कि सीबीएसई बोर्ड में आया था फिजिक्स का पेपर, उसका हम लोग यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 31 तक का सॉल्यूशन मैं आपको पीछे वाले वीडियो में दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। वायर है, उसको हम चार्ज कर दें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बच्चों, हम सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है, ये मान लेते हैं एक वायर, ठीक है, और ये वायर कैसा है बच्चों, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब ये बहुत बड़ा। वैसे मैंने इतना मोटा बनाया बट ये बहुत थिन वायर है, ठीक है। ये इस पे चार्ज दिया गया, ये वायर, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, पूरा लंबा लंबा वायर। और इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये कितनी है इसकी, लैम्डा। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, जरा याद करो। तो आपको मैं बता दूं कि अगर किसी वायर पे जब चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए वायर है, इस पे हमने कुछ चार्ज दिया, अगर इस वायर की लेंथ L है, ठीक है, और इस पे हमने चार्ज बच्चों दिया Q, तो जो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है Q अपान L। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L, ठीक है। ये होती है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि चार्ज एट यूनिट लेंथ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, चार्ज एट यूनिट लेंथ। इसलिए इस पर इतनी चर्चा कर ली क्योंकि इसका हमें अभी यूज करना है। और इसकी जो यूनिट है वो बच्चों, यूनिट इसकी होती है कूलाम पर मीटर। क्या होती है, कूलाम पर मीटर। Q की कूलाम, L की मीटर, कूलाम पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, तो हमने एक वायर मान लिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान ली बच्चों, लैम्डा मान ली, मतलब इसकी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या है, लैम्डा है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमको इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। इस वायर से कितनी दूर हमने एक पॉइंट लिया बच्चों, स्मॉल r मीटर दूर। देखो ये स्मॉल r मीटर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और कैसे कैलकुलेट करनी है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, तो भाई सबसे पहले बात तो यहाँ पे आती है कि यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमको सोचना क्या पड़ेगा, तो गॉस थ्योरम तो पहले हमको पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या बताती थी, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का उससे इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो गॉस थ्योरम क्या बताती थी कि द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इन एनी क्लोज्ड लूप इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप से जो नेट फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। बच्चों, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अभी क्या ये क्लोज चार्ज के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है ये पॉइंट, नहीं। तो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हम इस P पॉइंट को क्लोज करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इस P पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लेते हैं। भाई यहाँ ऐसे तो क्लोज हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लीजिए ऐसा। और इमेजिनरी सरफेस जो बनाते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है, इमेजिनरी हम लोग सपोज करते ना, बट ये ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सब जगह बाहर की तरफ ऐसा कुछ,
अंदर की तरफ भी हो सकती है बट प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है और इसका यूज क्या है, किसी पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए, किसी पॉइंट के साथ चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम इस सरफेस को लेट करते हैं। ध्यान रखना, जब गॉस थ्योरम का यूज करना हो तो इस सरफेस को बनाना पड़ता है, बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है बच्चों, इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स निकालना है और वो नेट फ्लक्स किसके बराबर कर देना, Q/ε0। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ये L लेंथ है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस P पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया सपोज करेंगे dA। तो एरिया कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। अब एरिया इसका क्यों आउटवर्ड गया, सोचो बच्चों। तो सोचने की बात है, सिलिंड्रिकल सरफेस का मतलब क्या है, जैसे ये सरफेस मान लीजिए सिलिंड्रिकल है, ऐसा, इसको बंद कर दें ऐसे। अच्छा, ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर में अगर आप बेसिक बात करें तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा बताओ, इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, एक छोटा जो सरफेस माना उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस ये वाला, एक होता है प्लेन सरफेस ये वाला। तो प्लेन सरफेस ये बने हुए हैं और कर्व्ड सरफेस ये बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया वेक्टर इधर, मतलब अगर हमको प्लेन सरफेस पे एरिया वेक्टर लेना होता तो हम क्या लेते, प्लेन सरफेस, ये dA इधर बनता। बट यहाँ पे क्या होता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर बन जाती, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर हो जाती है वहाँ का फ्लक्स जीरो होता है। इसीलिए जो प्लेन सरफेस है φP, यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E1 डॉट dA। तो E1 यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और dA cos 90। तो ये φP जो है प्लेन सरफेस का फ्लक्स, ये जीरो हो जाता है। ध्यान रखना कि प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो मतलब हमको बेसिकली यहाँ पे केवल इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की बात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA एट कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस के dA से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ये फ्लक्स क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा d फाई बराबर E डॉट dA, ठीक है। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E dA cos 0 डिग्री। क्यों, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो E dA cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि E और dA दोनों एक ही तरफ, जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, इसलिए ऐसा लिया। तो बच्चों d फाई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा E dA। अच्छा, हमको ये पता है कि प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, ऐसे यहाँ भी प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखो अगर प्लेन सरफेस से लोगे तो एरिया कहाँ जाएगा इसका, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, आउटवर्ड, इधर बाहर तरफ। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, 90 डिग्री है। तो जो भी फ्लक्स पास होना है, नेट फ्लक्स, वो किससे पास होगा, कर्व्ड सरफेस से, इसके कर्व्ड सरफेस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब लिखेंगे क्या, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है। कितना होगा भैया नेट फ्लक्स, तो फाई बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे E dA, ठीक है। तो फाई बराबर हो जाएगा E। तो देखो यहाँ पे चूंकि सबकी डिस्टेंस इक्वल है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे गॉसियन सरफेस में, कर्व्ड सरफेस पे सेम होगी। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, हर जगह। तो कर्व्ड सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसको बाहर ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा केवल dA। अब सोचो आपको फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम अगर आप बात करें, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बता सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम
क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। अब इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है देखेंगे, तो भाई गॉसियन सरफेस इतना है, इसमें कितना चार्ज होगा सोचो। तो हमने बताया कि इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, मतलब इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, लैम्डा है ना। तो 2L लेंथ पे कितना होगा, चार्ज एट यूनिट लेंथ हमने लैम्डा मान रखा है Q/L से। अच्छा, तो जब यूनिट मतलब एक, तो एक लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो 2 लेंथ पे 2 लैम्डा, 3 लेंथ पे 3 लैम्डा, 4 पे 4 लैम्डा, तो L लेंथ पे कितना होगा, L लैम्डा। इसका मतलब फाई बराबर जो Q/ε0 लेना है, तो Q इनक्लोज्ड अपान ε0 आएगा, यानी कि फाई यहां से आ जाएगा, Q इनक्लोज्ड कितना होगा, L लैम्डा अपान ε0। ये फाई आ गया, ये क्या आ गया, फाई आ गया। अच्छा सोचो इसका एरिया वेक्टर का इंटीग्रल कितना आएगा, सोचो बच्चों, d। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एरिया छोटा सा हमने dA लिया था, अब टोटल एरिया चाहिए, तो हमको पता ना कर्व्ड सरफेस का एरिया लेना है सिलेंडर में, क्यों, क्योंकि प्लेन का तो फ्लक्स 0 हो चुका है, तो फ्लक्स में हमको कौन सा एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस का। और किसी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πRL, क्या होता है, 2πRL, ठीक है। R इसकी रेडियस है, L इसकी लेंथ है, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यानी कि अब क्या आएगा बच्चों बताओ, तो सो फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसमें रख दो, फाई की जगह क्या रखा, तो फ्रॉम सेकेंड फाई की वैल्यू पहले रखो, क्या आएगा, L लैम्डा अपान ε0 बराबर E इंटू DA का सरफेस एरिया। जब DA का इंटीग्रल किया तो क्या आया, 2πRL, कितना है, 2πRL, L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, E बराबर यहां से बचेगा, इधर लिख दे बच्चों। अच्छा एक काम करो, इसको नोट कर लो फटाफट, पहले नोट हो गया, ये चीज हटा दे, हाँ। तो भाई ये बचेगा E बराबर 1/2πε0 लैम्डा L अपान स्मॉल r, L तो कट गया था, लैम्डा अपान स्मॉल r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू आई चार्ज स्टेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये आ गया। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई इस फार्मूले का, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड, और इसका जो स्मॉल r वेक्टर है वो भी किधर होगा, आउटवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे E बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपान r, और r का यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा E, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। एक बात और देखो बच्चों कि जो E है वो कैसे वेरी करेगा 1/r में, ये भी बहुत पूछाता है कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से स्मॉल r पे डिपेंड करती है। तो हम देख रहे हैं कि E कहाँ डिपेंड कर रहा है, 1/r पे। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं, E इंटू स्मॉल r बराबर क्या आएगा, सोचो E इंटू स्मॉल r बराबर क्या आएगा, बताओ, लैम्डा अपान 2πε0। ये चीज कांस्टेंट है फॉर गिवन वायर, और जब ये चीज कांस्टेंट हो गई तो E और R का ग्राफ कैसा हो जाएगा, याद करो, ये xy अब इक्वल टू c के फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वायर से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और कम, आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। क्यों, R जब बढ़ेगा तो E की वैल्यू घटेगी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। ये ग्राफ कैसा बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वेरिएशन हो गया E का स्मॉल r के साथ, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। 32 का सेकेंड पार्ट ये है कि an infinitely long positively charged state wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle.
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन द वायर। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। तो एक ये वायर है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों? लैम्डा है। बहुत बढ़िया। तो ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का वायर ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वायर के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है कि वायर उसके सेंटर से पास हो रहा। वायर कहां से पास हो रहा बच्चों? सेंटर से। अच्छा, और कह रहे हैं कि वायर सेंटर से पास हो रहा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जैसे ये प्लेन सर्कुलर है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो ऐसे ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा तो वायर ऐसे सेंटर से जा रहा है ऐसे, और प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो सर्किल का प्लेन ये बनेगा ना, ये वाला, और वायर इससे क्या है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही? तो ऐसा कुछ है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, और कितनी वेलोसिटीज कर रहा? v वेलोसिटीज कर रहा। बच्चों कुछ डिस्टेंस पे कर रहा होगा, मान लो वो डिस्टेंस क्या है? r। तो हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द टर्म ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। मतलब वो लोग बोलते हैं द चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन की हमको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। पहले सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको तो ये पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको एक फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे एक अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, पक्का है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स मिले कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। अब अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो उसको रिक्वायर्ड होगा? क्या लिख देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा? Fc से लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कितना होगा? ये होगा mv²/r। पता है ना, m मास का अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? वो चाहिए mv²/r। अब सोचिए सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है भाई? निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। ये वायर, तो इस वायर की वजह से इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द वायर लगेगा। उस फोर्स से ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ मिलेगा। तो अब हमारा टारगेट है कि वायर से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हम फोर्स पता करें। भाई सबसे पहले तो ये समझो, इस वायर की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो आपको पता है। तो यहां पर लिख देंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्किल ड्यू टू वायर। वायर की वजह से इस सर्किल पे, क्योंकि सर्किल में जो जैसे ये वायर गया तो हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ना सर्किल, तो इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। और वो कितना होता है बच्चों? वो होता है E = λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये फार्मूला होता ना, E = λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 r, जहां r उसकी होती है डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी यही होगा, पूरे सर्किल पे हर जगह वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड यही होगा, डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड की ही बात करनी। अच्छा लिखेंगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक्टिंग एट इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सोचो बच्चा। तो F इक्वल टू क्या लगता है QV, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगेगा EE, इसको मैं FE से लिख रहा हूं। तो FE बराबर हो जाएगा E की वैल्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। बट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स वाई दस FE बराबर होना चाहिए FC के। FE किसके बराबर होना चाहिए FC के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, ये होना चाहिए अगर वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो भैया ये चीज बराबर कर लो। FE की वैल्यू यहां से रख दो, क्या है बच्चों, ये है E लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इज इक्वल टू, उधर क्या है भाई, उधर है mv स्क्वायर अपान R। क्या मैं R से R को कैंसिल कर सकता हूं इधर उधर से? बिल्कुल कर सकता हूं, इसको मैं हटा दूं, हटा सकता हूं। तो ये नहीं कि अब हमें क्या मिल रहा है, सोचो बच्चा, बेटा यहां पे मिल रहा है E लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू mv स्क्वायर। और हमको तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब चाहोगे कट जाएगा। और ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब के बराबर क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर की जगह क्या आ गया, यह आ गया E लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी E लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आ गया। अब इसी का देखिए थर्ड पार्ट क्या था। थर्ड पार्ट ये कह रहा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो क्या दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो क्या ये y बराबर mx टाइप का दिख रहा है, ये फंक्शन लैम्डा फंक्शन, और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। ये किसका ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का। तो इसका भी k और लैम्डा का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। k और लैम्डा का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसा। ठीक है, और इसका अगर कभी स्लोप लिखना पड़ जाए, स्लोप, तो स्लोप क्या होता था, यहाँ पे देखो होता था m, तो यहाँ पे ये स्लोप होगा, यानी कि क्या आएगा, स्लोप होगा E अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इसका स्लोप आ जाएगा कर्व का। ठीक है, सो द वेरिएशन ऑफ k विद लैम्डा विल बी स्ट्रेट लाइन। क्यों, k डिपेंड करता है सीधा सीधा लैम्डा पे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट जो आया था, 32 का और पार्ट का पहला पार्ट ये है कि कंसिडर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज लोकेटेड एट पॉइंट्स 0, 0 एंड a, 0. Is there is a point on the line joining them at which the electric field is 0? Is there a point on the line joining them at which the electrostatic potential is 0? Justify your answers for each case. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं और वो प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, तो पहले तो आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब एक चार्ज अगर Q है, ठीक है, 32 का B क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज, मतलब एक चार्ज अगर Q है तो दूसरा भी चार्ज Q होगा, मतलब एक अगर प्लस Q है तो दूसरा भी प्लस Q, तब तो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। ये 2 पॉइंट चार्जेज है मान लीजिए। अब वो कह रहे हैं एक प्रेजेंट होता, मान लीजिए ऐसा 2 पॉइंट चार्ज। अब कह रहे एक प्रेजेंट है a, 0 पर और एक प्रेजेंट है 0, 0 पर। तो बच्चे एक तो 0, 0 मतलब ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये 0, 0 एक यहाँ प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है a, 0 पर, तो ये है a, 0। भाई x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे गए नहीं, y एक्सिस की वैल्यू 0, यहाँ प्रेजेंट है। मतलब एक चार्ज यहाँ पे है प्लस Q और एक चार्ज यहाँ पे है प्लस Q। हमसे कह रहे हैं
कि बताओ कि क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट जरूर होता है उनको जोड़ने वाली लाइन पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, और अगर एक प्लस और एक माइनस होते हैं, ठीक है, अनइक्वल चार्ज मतलब अनइक्वल अमाउंट के, तो उनको जोड़ने वाली लाइन पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होती है। ये आपको मैंने पहले भी समझा रखा है, तो याद रखिए कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट जरूर मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब मान लेते हैं, हम कहते हैं ये पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये पहला चार्ज O, ये दूसरा चार्ज O डैश। ठीक है, तो P पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मान लेते हैं। पहले हम पता करेंगे P पॉइंट कहाँ होगा। देखो बेटा, ये डिस्टेंस मान लीजिए R है। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये 0,0, ये A,0, तो डिस्टेंस हो गई A। देखो 0 से A तक गए एक्स एक्सिस में, तो ये A हो गई। तो इधर वाली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? A माइनस R। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो ऐसा पॉइंट बीचों बीच में होता है, मतलब A/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बट हम यहाँ निकाल के दिखाएंगे क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा आपको सॉल्व भी करना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना हो इधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना हो इधर, यहाँ लेना हो इधर, यहाँ लेना हो इधर, मतलब बाहर की तरफ हमेशा होने वाली। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होती है? आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी? आउटवर्ड, मतलब इस तरफ। ये आ गई E1। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर, इस साइड आउटवर्ड। ओके, ये हो गया E2। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट O की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E1 निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये E1 E2 विद डायरेक्शन आप लिख सकते हो। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या निकलेगा? तो ये निकलेगा E1 इक्वल टू क्या होता है फार्मूला भाई? KQ/R²। देखो, अगर कोई Q चार्ज रखा है और R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो फार्मूला होता है KQ/R², जहां K कांस्टेंट होता है। जब चाहो K की वैल्यू 1/4πε0 भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है 1/4πε0 Q/R²। यहाँ E1 आ गया। फिर अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट O डैश पे था ना प्लस क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2 आएगी। तो E2 बराबर क्या आएगा? यहाँ से भी आएगा KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर। वो डिस्टेंस कितनी है? देखो भाई, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी? तो A माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज 0 देन, तो क्या आएगा बच्चों? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा बताओ? E1 माइनस E2। देखो, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एक दूसरे को घटा कर आता है, सब्ट्रैक्ट करके आता है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो E तो 0 कर देना, ये नेट वाली है, तो E1 माइनस E2। इससे हमको पता चल रहा है कि E1 बराबर किसके हो जाएगा? E2 के। वैल्यू पुट कर दो। E1 क्या है भाई? KQ/R²। उधर क्या है? KQ/A माइनस R का होल स्क्वायर। KQ से KQ काट दीजिए, इधर ले लो भैया क्रॉस A माइनस R का होल स्क्वायर बराबर R²। रूट ले लीजिए तो क्या बचेगा? A माइनस R इक्वल टू R। ये R उधर जाएगा तो A इक्वल टू 2R या R इक्वल टू A/2। ये तो मैं बोल रहा था कि जब आइडेंटिकल चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच में 0 होती। सो एट डिस्टेंस A/2 फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये तो पहला पार्ट हो गया।
अब इसका दूसरा पार्ट बच्चों कह रहे हैं इज देयर एनी पोटेंशियल इज जीरो। बच्चों पोटेंशियल की बात की गई है, ठीक है, पूछा गया है इज देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। क्या जीरो हो पाएगा? तो हमारा आंसर होगा नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R और पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल होता है पॉजिटिव और निगेटिव से पोटेंशियल होता है निगेटिव। चूंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों का पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे, चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आएगा V1 + V2 और दोनों पॉजिटिव, तो दोनों को जोड़ने पे कभी जीरो मिलेगा ही नहीं। तो लिखेंगे V इज पॉजिटिव ड्यू टू both charges, so at every point we get positive potential because V नेट बराबर आएगा V1 + V2 और ये हमेशा दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर होती तो फिर हमको सोच सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, बट स्केलर है, इस वजह से पोटेंशियल हर जगह पॉजिटिव मिलने की वजह से जुड़ जाएगा, तो नेट पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट में सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट ये है कि state the significance of negative value of electrostatic potential energy of a system of the charges. Three charges are placed at the corners of an equilateral triangles ABC of the side 2 meter as shown in the figure. Calculate the electric potential energy of the system of the three charges. Okay. तो देखिए पूछ रहे हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस? तो बेटा इसका मतलब होता है कि द सिस्टम इज बाउंडेड। याद करो, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मिलती थी? निगेटिव मिलती थी। इसका मतलब जब किसी मास को इन्फिनिटी में ले जाना पड़ता था, दूर करना होता था, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती थी। वैसे ही अगर कोई भी चार्जेज का सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब अगर उस सिस्टम उन चार्जेज को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आपको कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। वो बाउंडेड है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। और इसका मतलब उस कंडीशन में चार्जेज को दूर करने के लिए, किसी चार्ज को उस सिस्टम से हटाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज अगर रखा है तो उसको हमको अगर दूर ले जाना है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी वर्क करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कुल मिला के एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये उसका सिग्निफिकेंस है। अगला पार्ट बच्चों दिया है, हमसे कह रहे हैं कि ये 3 चार्जेस दिए हैं, ठीक है, हमको इनकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की, जबकि हर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितना है? 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, और ये भी दे दिया कि हर साइड 2 मीटर है। इसका मतलब क्या है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? लिखेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम, ये कितना आएगा बच्चों? U बराबर, तो U बराबर हो जाएगा, पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर इसका निकालो, फिर इसका, सबका निकालना पड़ता है ना। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1/4πε0। 2 चार्ज अगर होते थे, याद करो, Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R होती थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था?
ये होता था 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपान में उनके बीच की डिस्टेंस r। वैसे यहाँ करेंगे, इनके बीच का क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी क्या आएगा Q1 Q2 अपान ये डिस्टेंस मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगा BC प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपान ये डिस्टेंस Q2 Q3 अपान AC प्लस 1/4πε0 ये वाला चार्ज चेंज मतलब Q1 Q3 अपान ये डिस्टेंस कितनी होगी AB। चलिए सॉल्व करते हैं। तो U बराबर क्या आएगा, तो U बराबर आएगा 1/4πε0 कॉमन ले लो सबसे, क्या बचेगा Q1 Q2 अपान BC प्लस Q2 Q3 अपान AC प्लस Q3 Q1 अपान AB। सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। देखो बच्चों Q1 दिया है -4 माइक्रो कूलाम, तो जब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलोगे तो क्या आएगा -4 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो जब हटता है तो -6 आ जाता है। ऐसे Q2 दिया है +2 माइक्रो कूलाम यानी कि क्या आएगा +2 × 10⁻⁻6 कूलाम। जब इसमें बात करोगे Q3 हमें निकालना है तो क्या आएगा, ये आएगा 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ऐसा कुछ। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगी बच्चों, देखो U की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0, तो होता है 9 × 10⁻9, ये तो फिक्स होता है कांस्टेंट है, इसको याद रखो। Q1 Q1 कितना है -4 × 10⁻6 इंटू Q2 कितना है भाई 2 × 10⁻6 अपान BC की वैल्यू कितनी है 2 मीटर यानी कि 2 प्लस Q2 कितना है भाई 2 × 10⁻6 Q3 4 × 10⁻6 अपान AC ये वाला AC ये है 2 मीटर प्लस Q3 कितना है भाई ये 4 × 10⁻6 Q1 कितना है भाई -4 × 10⁻6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस ये है 2 मीटर। ये बन गया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये ऐसे ब्रेकेट ध्यान रखना, ठीक है कि ये वाला सेपरेट है, अलग है, और ये वाला है। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो U बराबर क्या आएगा बताओ 9 × 10⁻9 अपान 2 सब में है, बाहर ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा -8 × 10⁻12, ये कितना आएगा +8 × 10⁻12, ये कितना आएगा -16 × 10⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो U बराबर क्या आएगा, देखो -8 + 8 तो कैंसिल हो गया आपस में, तो बचा क्या -16 × 10⁻12 यानी कि ये बचा 9 × 10⁻9 अपान 2 × 16 × 10⁻12, वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना आपस में, प्लस माइनस के इक्वल थे, कट गए, तो ये बचेगा। ये माइनस पहले लग गया मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखो बच्चों इस चीज़ को कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, तो U बराबर आ जाएगा -72 9 8 72 × 10⁻³ जूल। या इसी को मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिख सकता हूँ U बराबर -7.2 × 10⁻⁻2 जूल। 7.2 × 10⁻⁻2 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है नेगेटिव, मतलब अगर इस सिस्टम को ब्रेक करना हो तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बाउंडेड है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।